Hello my dear students, welcome back to English World. Today in this video we'll be studying yet another important topic of English grammar, that is figures of speech. Here in front of you there are 15 figures of speech and these 15 figures of speech are the most important figures of speech जो usually exam में पूछे जाते हैं. Let us quickly start with the video. हमारा जो first figure of speech है वो है simile and second one is metaphor. सिमिली और मेटाफर में कॉमन चीज ये है कि दोनों फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड है. एक में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और दूसरे में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. सिमिली में एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है वेयर एज मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है. सिमिली में लाइक, एज और सो वर्ड्स यूज किए जाते हैं कंपैरिजन करने के लिए, वेयर एज मेटाफर में ये वर्ड्स यूज नहीं किए जाते हैं. अगर आप देखोगे सिमिली तो सिमिली में जैसे मैंने बोला डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लाइक, सो और एज वर्ड्स यूज होते हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो डिफरेंट चीजें, दो डिफरेंट एनिमल्स, दो डिफरेंट लोगों को कंपेयर करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर. अब इसमें एक लड़के को टाइगर के साथ कंपेयर किया गया है. जब एक लड़के को टाइगर के साथ कंपेयर किया गया है तो एज वर्ड यूज किया गया है. टाइगर में जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को लड़के की क्वालिटी के साथ कंपेयर किया गया है और एज वर्ड यूज किया गया है. तो ये एग्जांपल है फिगर ऑफ स्पीच का, क्योंकि कंपैरिजन हुआ है बट एज वर्ड भी यूज हुआ है. नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज लाइक अ स्टार. मतलब एक लड़के को स्टार बोला गया है, स्टार के साथ कंपेयर किया गया है और लाइक वर्ड यूज किया है. अगेन लाइक वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए ये सिमिली है. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीचेस मेटाफर. जैसे मैंने आपको बोला कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है मेटाफर में, और मेटाफर में लाइक और एज वर्ड यूज नहीं होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन. फॉर एग्जांपल, ही इज अ टाइगर. फर्स्ट एग्जाम्पल में भी, फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में भी टाइगर के साथ कंपेयर किया गया था, इसमें भी टाइगर के साथ कंपेयर किया गया. डिफरेंस क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल में, फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली में एज वर्ड यूज किया गया था, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, वेयर एज यहाँ पे लिखा है ही इज अ टाइगर. नेक्स्ट, ही इज अ स्टार. इसमें भी लड़के को स्टार के साथ इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है, लाइक वर्ड नहीं यूज हुआ है जैसे फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल में यूज हुआ था. तो आई होप आपको सिमिली और मेटाफर अच्छे से क्लियर हो गया है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है दोनों. नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है थर्ड वन, वो है पैराडॉक्स, फोर्थ इज ऑक्सीमोरन एंड फिफ्थ इज एंटीथेसिस. ये जो तीनों फिगर ऑफ स्पीच हैं ये तीनों बेस्ड हैं ऑपोजिट पे. जैसे ये कंपैरिजन पे बेस्ड है, ये तीनों ऑपोजिट पे बेस्ड है, या इन तीनों में हम कह सकते हैं कि कॉमन एक चीज है कॉन्ट्राडिक्शन. क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है और क्या ऑपोजिट चीज है, हम तीनों को साइमल्टेनियसली समझेंगे ताकि आपको इन तीनों में कंफ्यूजन ना हो. ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच में स्टूडेंट्स यूजुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. जैसे अगर हम पैराडॉक्स देखेंगे तो पैराडॉक्स में ऑपोजिट वर्ड्स नहीं, ऑपोजिट स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं. आपने सलमान खान का एक डायलॉग सुना होगा कि मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पर कभी एहसान मत करना. अब ये जो उसने स्टेटमेंट दिया है वो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि मुझ पे एक एहसान करो कि मुझ पे कोई एहसान मत करो. ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में उल्टे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. तो जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट साथ में दिखते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच होता है पैराडॉक्स. तो उसे पैराडॉक्स का फिगर ऑफ स्पीच लगता है. अब यहाँ पे अगर आप पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट देखोगे या कोई ऐसा स्टेटमेंट देखोगे जिसको पैराडॉक्स का फिगर ऑफ स्पीच लगता है, तो एट द बिगनिंग आपको ऐसा लगेगा दूर से कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बट अगर आप उसको सच में समझोगे तो वो एक ट्रू स्टेटमेंट होगा. तो पैराडॉक्स क्या होता है? ऑपोजिट स्टेटमेंट्स. पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? ऑपोजिट स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग. मुझे एक चीज पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है. ये दोनों ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं और ये एग्जाम्पल है पैराडॉक्स का. ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन में भी ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं और एंटीथेसिस में भी ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बट डिफरेंस क्या है? ऑक्सीमोरन में जो ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो हमेशा साथ में लिखे जाते हैं और वो एग्जैक्ट ऑपोजिट्स नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ओपन सीक्रेट. अब सीक्रेट ओपन कैसे हो सकता है? ऑपोजिट है ना. सीक्रेट ओपन कैसे हो सकता है? ये ऑपोजिट है, दोनों साथ में लिखे हुए हैं ओपन सीक्रेट. बट ओपन का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होता है? क्लोज. ओपन का एग्जैक्ट ऑपोजिट सीक्रेट नहीं होता है, ओपन का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है क्लोज. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसे फिगर ऑफ स्पीच लगेगा, ऑक्सीमोरन का, एंटीथेसिस का नहीं. ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड यूज किए गए हैं बट साथ में. अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन इज दिस
डांस परफॉर्मेंस इज सीरियसली फनी। ये डांस परफॉर्मेंस सीरियसली फनी है। अब सीरियस और फनी ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं, बट साथ में लिखे गए हैं, सीरियसली फनी। हो सकता है कोई कोई ऑक्सिमोरन एंटीथीसिस भी हो, बट सारे के सारे ऑक्सिमोरन एंटीथीसिस नहीं होते। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथीसिस। अब एंटीथीसिस क्या होता है? एंटीथीसिस में ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं सेम सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, कीप योर आईज ओपन एंड माउथ क्लोज। ओपन एंड क्लोज ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं जो सेम सेंटेंस में यूज किए गए हैं। ओके तो आई होप आप लोगों को ये 3 फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। पैराडॉक्स, ऑक्सिमोरन एंड एंटीथीसिस। पैराडॉक्स मींस ऑपोजिट स्टेटमेंट्स। अगर आप मेरे साथ साथ रनिंग नोट्स लिखेंगे तो आपके लिए ये लेक्चर और ज्यादा यूजफुल होगा, आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। उसके बाद जब भी आप एग्जाम के लिए रिवीजन करोगे तो आप वो रनिंग नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अब आप लोगों को रनिंग नोट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं? आप एक उधर एक पॉइंट दे दो सिमिली और उधर डैश करके लिखो डायरेक्ट कंपैरिजन लाइक सो एज, मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक सो एज। ओके, पैराडॉक्स ऑपोजिट स्टेटमेंट्स, ऑक्सिमोरन ऑपोजिट वर्ड्स यूज्ड टुगेदर, एंटीथेसिस एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, तो जरूरी नहीं साथ में यूज किए जाए। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन। एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन ये बहुत ही इजी है। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब एक ही सेंटेंस में सेम लेटर के 2-3 वर्ड्स हों, सेम लेटर से शुरू हुए 2-3 वर्ड्स जब होते हैं एक ही सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को फिगर ऑफ स्पीच लगता है एलिट्रेशन का। फॉर एग्जाम्पल, द साइट ऑफ दिस सी इज वेरी मेस्मराइजिंग। तो साइट और सी ये दोनों शुरू हो रहे हैं एस से और सेम लाइन में लिखे हुए हैं, तो सेम सेंटेंस में 2 वर्ड्स सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, उसे फिगर ऑफ स्पीच लगेगा एलिट्रेशन का। नेक्स्ट है हमारा रिपीटिशन। नाउ व्हाट इज रिपीटिशन? क्या रिपीट होता है इसमें? लेटर रिपीट होता है क्या? नो, इसमें पूरा एक वर्ड रिपीट होता है। मतलब एक सेंटेंस में अगर पूरा एक वर्ड 2 से 3 बार रिपीट होगा तो वो सेंटेंस को फिगर ऑफ स्पीच लगेगा रिपीटिशन का। फॉर एग्जाम्पल, आई नो वन थिंग दैट यू नो एवरीथिंग। तो नो नो 2 बार यूज हुआ है एक ही सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस को फिगर ऑफ स्पीच लगेगा रिपीटिशन का। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमेटोपिया। व्हाट इज ओनोमेटोपिया? ओनोमेटोपिया में साउंड डिस्क्राइब किया जाता है। जब भी किसी सेंटेंस में किसी का भी साउंड डिस्क्राइब किया हो, किसी चीज का, किसी इंसान का, किसी जानवर का, कोई एक्टिविटी करने का, कोई भी साउंड डिस्क्राइब किया हो, तो उस सेंटेंस को फिगर ऑफ स्पीच लगता है ओनोमेटोपिया का। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स क्रंच्ड व्हेन आई वॉक्ड ऑन देम। तो लीव्स क्रंच हुए। क्रंचिंग एक आवाज है, जब हम लीव्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर पैर रखते हैं तो क्रंचिंग एक आवाज है जो आता है। तो क्रंचिंग यूज किया गया है, क्रंच्ड यूज किया गया है सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस को फिगर ऑफ स्पीच लगेगा ओनोमेटोपिया का। और दूसरा एग्जाम्पल है डॉग्स आर बार्किंग। तो बार्किंग ये डॉग्स का आवाज है, तो इस सेंटेंस को भी फिगर ऑफ स्पीच लगेगा ओनोमेटोपिया का। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। जब भी कोई लिविंग बीइंग का क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग को या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को दिया जाता है तो उस सेंटेंस को फिगर ऑफ स्पीच लगता है पर्सोनिफिकेशन का। फॉर एग्जाम्पल, माई अलार्म क्लॉक येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग। मतलब मेरे अलार्म क्लॉक ने मुझ पे चिल्लाया आज सुबह। तो अलार्म क्लॉक चिल्लाता है क्या? नो, ये चिल्लाने का काम किसका है? लिविंग बीइंग्स का, राइट। तो ये एग्जांपल, जैसे डोर्स आर शाउटिंग, दरवाजे आवाज कर रहे हैं, वो चिल्लाते नहीं, आवाज करते हैं। तो शाउटिंग भी लिविंग बीइंग की क्वालिटी है। नेक्स्ट, एपोस्ट्रोफी। Whenever we are addressing to someone who is not in existence, हम जब किसी को एड्रेस करते हैं और वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो हमें रिप्लाई नहीं कर सकता, वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल होगा एपोस्ट्रोफी का। फॉर एग्जाम्पल, डेथ प्लीज कम एंड मीट मी। हम मौत से बात कर रहे हैं कि आओ और मुझसे मिलो, तो ऐसा होगा क्या? डेथ हमें जवाब देगी क्या? नहीं। 7, यू आर माई लकी नंबर। हम 7 को बोलते हैं कि तुम मेरे लकी नंबर हो, तो वो सुनेगा क्या? वो हमें रिस्पॉन्ड करेगा क्या? नो, वो इनएनिमेट है, वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होगा, तो हम अगर उससे एड्रेस करेंगे तो वो एग्जाम्पल होगा एपोस्ट्रोफी का। ओके, राइट। अब यहां तक 10 फिगर ऑफ स्पीच हमारे हो गए। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हाइपरबोली। नाउ व्हाट इज हाइपरबोली? हाइपरबोली क्या होता है? एन ओवर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट।
जब भी आप अपनी फीलिंग्स, कोई एक्सप्रेशंस, कोई भी बात बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत इंटेंसली बताते हो, तो वो स्टेटमेंट हो जाता है हाइपरबोलिक का स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि तुम इतना रोए कि सुनामी आ गई, मुझे क्या बोलना था कि तुम बहुत ज्यादा रोए, बट मैंने क्या बोला कि तुम इतना रोए कि सुनामी आ गई। कोई इतना रोता है कि सुनामी आए? ऑब्वियसली नो। बट ये क्यों बोला गया? ताकि हम ओवरली एक्सप्रेस कर पाए, ओवर एग्जैजरेट कर पाए हमारी फीलिंग को या किसी की फीलिंग को। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि शी इज एज थिन एज टूथपिक। तो कोई टूथपिक जितना थिन हो सकता है क्या? पतला हो सकता है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नो। तो ये ओवर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है। तो ये एक एग्जाम्पल है हाइपरबोली का। एंड नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिनिकडकी। नाउ व्हाट इज सिनिकडकी? व्हेन पार्ट रिप्रेजेंट्स होल और होल रिप्रेजेंट्स पार्ट, उसे सिनिकडकी बोला जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं 11 प्लेयर्स मैच खेल रहे हैं, इंडिया के 11 प्लेयर्स, 13 प्लेयर्स मैच खेल रहे हैं। अगर वो 11 या 13 प्लेयर्स जीत जाते हैं तो मैं क्या बोलूंगी? इंडिया वॉन द मैच। मतलब वो 12 प्लेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं पूरे इंडिया को, वो पार्ट रिप्रेजेंट करता है पूरे होल को, या ये होल इंडिया रिप्रेजेंट करता है उन 12 प्लेयर्स को। तो पार्ट रिप्रेजेंट्स होल या होल रिप्रेजेंट्स पार्ट। दूसरा एग्जांपल है, इन द मॉर्निंग आई नीड अ प्रॉपर हेड काउंट। मॉर्निंग में मुझे प्रॉपर कितने पर्सन है वो चाहिए, तो मैंने हेड काउंट बोला। तो ये हेड जो है वो पूरे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो पार्ट रिप्रेजेंट्स होल। जैसे हम शादी में किसी का हाथ मांगने जाते हैं, तो किसी का हाथ थोड़ी मांगने जाते हैं, पूरे के पूरे इंसान को मांगने जाते हैं, तो वो हाथ रिप्रेजेंट करता है पूरे इंसान को, राइट। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। नाउ व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट? ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड मतलब ट्रांसफर होना, एंड एपिथेट मींस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लेमन लैंग्वेज में क्वालिटी भी बोल सकते हैं। तो क्वालिटी जब एक नाउन से दूसरे नाउन पे ट्रांसफर होती है, एक चीज से दूसरे चीज पे ट्रांसफर होती है, तो वो एग्जाम्पल को फिगर ऑफ स्पीच लगता है ट्रांसफर्ड एपिथेट का। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम स्लीपलेस नाइट्स। अब स्लीपलेस मैं हूं, नींद मुझे नहीं आती है या नहीं आ रही है, तो स्लीपलेस मैं हूं, पर मैंने वो स्लीपलेस का जो एडजेक्टिव है वो किसको दिया है? नाइट्स को। तो एडजेक्टिव ट्रांसफर हुआ है मुझसे नाइट्स को, राइट। Next figure of speech is climax and last one is anticlimax. Now what is climax and anticlimax? We'll understand simultaneously. Climax वो है जिसमें आइडियाज अरेंज किए जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में, वेयर एज एंटी क्लाइमेक्स में आइडियाज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि आई लव टू स्पेंड टाइम विथ माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली, तो सबसे कम इंपॉर्टेंट जो है पहले वो, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये क्लाइमेक्स हो गया। अगर मुझे इसको एंटी क्लाइमेक्स में बोलना है तो आई लव टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो क्या है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट था, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर सबसे कम इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है? इसमें हमने अरेंजमेंट किया है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है तो फिगर ऑफ स्पीच लगता है क्लाइमेक्स का, वेयर एज अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है तो फिगर ऑफ स्पीच लगता है एंटी क्लाइमेक्स का। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये 15 फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं फिगर्स ऑफ स्पीच के बहुत इजी और इनोवेटिव, अच्छे क्रिएटिव एग्जांपल्स आपके साथ लेके आने वाली हूँ। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई और टॉपिक आपको सीखना है, चाहे वो राइटिंग स्किल का हो, चाहे वो ग्रामर का हो, कोई लेसन हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊं। अगर आप मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प आपको मिलता है तो आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया था, वो था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का, जिसमें मैंने यूनिक ट्रिक बताई थी कि आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कैसे सॉल्व करो। आपने इस तरीके से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कभी नहीं सीखा होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।